कल हमने किया था बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। कल की सारी चीजों को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं, तभी हम आगे की चीजें कर पाएंगे। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि ये मान लो एक एटम है, एटम के बीच में यहां पर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स रहते हैं, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के बाहर। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं सकता क्योंकि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस इलेक्ट्रॉन को मिलता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण वो घूमता है। ये जो न्यूक्लियस है वो एक टीनी कोर होता है, जिसके ऊपर पूरे एटम का मास कंसंट्रेट करता है। एटम का जो साइज है 10⁻⁻10 मीटर होता है, लेकिन इस न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सारे के सारे इसके अंदर रहते हैं। इन जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगती है या रिपल्सिव फोर्स लगती है। कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जैसे जैसे 10 फर्मी से डिस्टेंस कम होती जाएगी दो न्यूक्लियॉन्स की, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस और कम होगी, अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ेगी। डिस्टेंस और कम होगी, अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ेगी। डिस्टेंस और कम होगी, अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ेगी। लेकिन डिस्टेंस अगर 0.5 फर्मी से भी कम हो जाए तो वही अट्रैक्टिव फोर्स अचानक से रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर मैंने तुम्हें कल ये भी बताया था कि दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स अचानक से रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट क्यों हो जाती है, इसके पीछे आज तक कोई रीजन नहीं मिला। ठीक है, अब न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी लगती है, चाहे रिपल्सिव फोर्स भी लगती है, और वो जो फोर्स होती है वो न्यूक्लियॉन्स के चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, आज एक नया कंसेप्ट है बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी का कुछ पार्ट मैंने तुम्हें कल बताया था। क्या बताया था? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब मैंने ये बताया था कि ये जो जितने भी अंदर इसके न्यूक्लियॉन्स रहते हैं, न्यूक्लियॉन्स का जो मास है वो होता है ज्यादा, और अकेले इस पूरे न्यूक्लियस का मास थोड़ा सा कम होता है। न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियॉन्स का मास तो बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं होता। मास का डिफेक्ट आ जाता है। मास का डिफेक्ट का मतलब होता है मास का माइनस। न्यूक्लियॉन्स के मास में से अगर मैं न्यूक्लियस के मास को माइनस कर दूं तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आती थी, और उसी वैल्यू को हम बोलते थे मास का डिफेक्ट। और वही मास का जो डिफेक्ट है वो बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन E = mc²। ठीक है, और वो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता था? बाइंडिंग एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को टाइटली पैक करके रखे, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या फिर दूसरे शब्दों में हम बाइंडिंग एनर्जी को ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियॉन्स को निकालने के लिए जो हम एनर्जी इसको देंगे या एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को पैक रखने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, या फिर न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियॉन्स को निकालने के लिए दी गई एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। दोनों ही तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें लास्ट और फाइनल बात यही बताई थी कि एक न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल तब माना जाता है जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उसकी ज्यादा हो। अब इसके मान लो ये एक एटम है, एटम के कोरेस्पॉन्डिंग ये न्यूक्लियस है। अगर इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो टाइटली पैक्ड है। वो न्यूक्लियस से बाहर निकल ही नहीं सकते, और अगर उसको न्यूक्लियस से बाहर निकालना है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल जैसा काम है। तो इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा होती है। ठीक है, और एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एक बाइंडिंग एनर्जी के साथ इस शेल के अंदर घूम रहा है। अब जैसे कि हमने एक पीछे टॉपिक किया था, अब यहां से जो मैं बोलूंगा ना, यहां से नेक्स्ट वाला पार्ट शुरू होता है, मतलब आज का नया पार्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो हाइड्रोजन एटम के पहले सेल का एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव एनर्जी होती है, और वो नेगेटिव एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। उतनी नेगेटिव एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। तो अगर इसके पास नेगेटिव एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो इस माइनस का मतलब भी मैंने तुम्हें बताया था। माइनस का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बाउंडेड है, बताया था ये। तो इसका मतलब इसकी ये वाली जो -13.6 है वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, ठीक है। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होती है ताकि वो न्यूक्लियस के साथ बाइंड रह सके, तो इसलिए ऐसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। इसके ऑपोजिट में हम अब बात करते हैं। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट करवाना है, जस्ट एक्साइट करवाना है, तो मुझे मिनिमम से मिनिमम +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से एक्साइट करेगा। तो जो मैं +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो यहां पर दो एनर्जी की बात है, एक तो होती है बाइंडिंग एनर्जी, एक होती है आयनाइजेशन एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी जो न्यूक्लियस के साथ बाइंड रहने के लिए उसको चाहिए, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी गई वो एनर्जी होती है जिसको लेकर इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ के जस्ट एक्साइट करेगा, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है कम से कम +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर है? अब दो चीजों को कंपेयर करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी और एक न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी। वैसे देखा जाए न्यूक्लियस को छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात हम डुअल नेचर के अंदर भी कर चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर भी कर चुके हैं कि हाइड्रोजन एटम के पहले सेल के एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है और उसके एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जो हम देंगे वो भी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है, बोला था ये। तो इसका मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को इस न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी के साथ अगर कंपेयर करूं तो न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है, कई गुना ज्यादा। अब जैसे कि एक बच्चा है, हो सकता है माँ बाप की नजर में वो बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर वही बच्चा क्लास में बैठा हो तो हो सकता है 15वें नंबर पे आता हो, तो 15 बच्चे तो उससे आगे है ना, लेकिन माँ बाप की नजर में वो इंटेलिजेंट है। वही बात है, अपने आप में इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी को इन न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी के साथ कंपेयर करूंगा ना, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी तो कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा। तभी यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स मानी जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं मानी जाती। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इन न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी का 100वां हिस्सा है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो स्टेप करेंगे ना, उस स्टेप के अंदर इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे। पता चला? तो हमने कल एक स्टेप किया था और वो स्टेप था बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस M कैपिटल M इंटू में C²। यही किया था, इसको दे दिया आज मैंने इक्वेशन नंबर 1। वो जो टॉपिक हमने कल किया था वो खत्म नहीं हुआ था, वो वहां तक आधा हुआ था, उसके बाद आधा टॉपिक हम यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, MP का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, A माइनस Z का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, MN का मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन और M कैपिटल N का मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ZMP ये है टोटल प्रोटॉन का टोटल मास, A माइनस Z इंटू MN ये है टोटल न्यूट्रॉन्स का टोटल मास, यानी ये जो टर्म है वो है टोटल न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास। न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा होता है, न्यूक्लियस का मास कम होता है, इसलिए मैं इसमें से ये माइनस करता हूं और क्या निकालता हूं, मास का डिफेक्ट, फिर उसको C² के साथ मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देता हूं, बाइंडिंग एनर्जी। यही करता था। अब यहां पर एक स्टेप और मैंने बढ़ाया था, क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। किसी भी एक एटम के अंदर AXZ, जैसे कि मैंने ये चीज लिख दी, अगर मैं तुमसे पूछता हूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो तुम क्या बताओगे, Z या A? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर निकालना हो तो इसी पूरी टर्म को किससे डिवाइड कर दोगे, ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस M कैपिटल N इंटू में C², किससे डिवाइड कर दोगे, A से। ये दोनों स्टेप अलग अलग है, ये तो है बाइंडिंग एनर्जी और ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन।
ठीक है, अब हमें इक्वेशन नंबर 1 चाहिए। अब हम एक स्टेप करने वाले, इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट लेके इस न्यूक्लियस का मास निकालना चाहते हैं। ठीक है, एक स्टेप मैं तुम्हें बताऊंगा, वही स्टेप है, बाकी तो कैलकुलेशन है। अब मैंने क्या किया, यहां पर ये ले लिया एटम, ये ले लिया न्यूक्लियस और ये ले लिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेट कर लिया कि डेल्टा ई ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीई का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी, और डेल्टा ई को मैंने बस एनर्जी से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब डेल्टा ई बी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैंने स्पेशली एग्जांपल लिया हुआ है हाइड्रोजन एटम का, जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा ई बीई, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी। स्टेप क्या है, स्टेप ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, वो किसी चीज के बराबर होती है। किस चीज के बराबर होती है? वो होती है न्यूक्लियस का मास प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास माइनस पूरे एटम का मास इनटू में सी स्क्वायर। ये स्टेप तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब जैसे कि हम न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या कंसेप्ट किया था, न्यूक्लियस के बारे में हमने एक कंसेप्ट किया था कि न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, पूरे न्यूक्लियस का मास कम है। तो न्यूक्लियस के मास में से न्यूक्लियस के मास को हमने माइनस किया था, तो वो आया था मास डिफेक्ट। उसको मैंने सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो आई थी बाइंडिंग एनर्जी। वो बाइंडिंग एनर्जी ये आई थी, और वो किसकी है? न्यूक्लियस की है। लेकिन आज हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट बदल जाएगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है, उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है? न्यूक्लियस का मास, टोटल इलेक्ट्रॉन का मास। Z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए कितना होता है? 1 होती है। लेकिन मैं लेट करके चलता हूं कि हाइड्रोजन एटम की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल सभी एटम की बात कर रहे हैं। तो ये है न्यूक्लियस का मास, ठीक है, और ZMe का मतलब इस पूरे एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका मास। तो मैंने क्या किया हुआ है? न्यूक्लियस के मास के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मास को मैंने जोड़ दिया, फिर उसके अंदर से मैंने पूरे एटम के मास को माइनस कर दिया। AXZ पूरा वो एटम है, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा? मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट को अगर मैं सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्टेप तुम्हें स्पेशली याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? इसके अंदर न्यूक्लियस का मास और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास, इन दोनों मास में से हम पूरे एटम के मास को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वो आ जाएगा मास डिफेक्ट। और अगर मैं सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी। ये स्टेप बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन नजरिया अलग अलग है। ये हम लिखते हैं न्यूक्लियस के लिए, ये हम लिखते हैं न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। अगर ये स्टेप फिर भी समझ में ना आए तो मेरे से कल पूछ लेना, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये जो डेल्टा ई बीसी है, बीई यानी इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी, वो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के मुकाबले में नेग्लिजिबल होती है। इसलिए हम क्या करेंगे? डेल्टा ई को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। यहां पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ कंपेयर्ड विद द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, then we find that binding energy of electron is negligible। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को अगर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के साथ अगर कंपेयर करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। इसलिए हम क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां पर 0 पुट करो, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस मास ऑफ होल एटम इनटू में सी स्क्वायर। ये किसके बराबर था? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। पता चला? अब यहां पर ये सी स्क्वायर तो उधर जाके 0 हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ होल एटम इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा। यहां से mn की वैल्यू निकाल दो। mn का मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, मास ऑफ होल एटम माइनस मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस। तो हमने ये सारा तामझाम किया सिर्फ न्यूक्लियस के मास को निकालने के लिए। अब हम न्यूक्लियस के मास को इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर रख देंगे, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने मास ऑफ न्यूक्लियस निकाला है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर पुट कर दो। पुट mn इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करो, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, ZmP, ये तो रहेगा एज इट इज। यहां पर A माइनस ZMn, ये भी रहेगा एज इट इज, यानी ये पूरा का पूरा न्यूक्लियन का मास है, माइनस mn की वैल्यू इसके बराबर है। अब मैं इसको यहां पर पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा m(a(x(z) माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा ZmE इंटू में c²। क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? अब यहां पर एक तो है ZmP, एक है ZmE, दोनों में से Z कॉमन आ रहा है, Z कॉमन लो। बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, Z, अंदर क्या बचेगा, mp प्लस me प्लस A माइनस ZMn माइनस मास ऑफ होल एटम इनटू में c²। ठीक है, अब यहां पर इसको देखो, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम ऐसा होता है जिसके न्यूक्लियस के अंदर एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको मास, प्रोटॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास के साथ जोड़ दूं तो ये आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इसको लिखो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, Z मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m मास ऑफ होल न्यूक्लियस AXZ इनटू में c²। क्या आ जाएगा, ये है बाइंडिंग एनर्जी की दूसरी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर निकालना चाहता हूं तो A से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये है बाइंडिंग एनर्जी की दूसरी फॉर्म। एक तो बाइंडिंग एनर्जी की पहली फॉर्म तो ये है जिसको हमने कल कर लिया था, आज हमने किया है बाइंडिंग एनर्जी की दूसरी फॉर्म, हाइड्रोजन एटम के कंसेप्ट को सॉल्व करते हुए। ठीक है, ये पूरी एक डेरिवेशन है, इसको हमेशा याद रखना, नोट करो इसको। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी से ही रिलेटेड है दो छोटे छोटे टॉपिक्स। ये मान के चलो कि बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ। टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का 1/3 पोर्शन तो हम कल भी कर चुके, आज भी कर चुके। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का मतलब है कि किसी भी एटम के कोरिस्पोंडिंग जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा, बस हमें ये दो बातें करनी है। तो पहली जो टर्म है, अब मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अगर वो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के ऊपर अगर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो तुम बताओ ये न्यूक्लियस स्टेबल होगा या अनस्टेबल रहेगा? क्या होगा? अगर जितने भी इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, अगर वो एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और बहुत ज्यादा लगाएंगे तो ये जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो इस पूरे न्यूक्लियस को स्टेबल करेंगे या अनस्टेबल करेंगे? अनस्टेबल करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसको स्टेबलाइज करने के लिए रिपल्सिव फोर्स हर दो प्रोटॉन के बीच में, हर दो न्यूट्रॉन के बीच में, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में कम लगनी चाहिए और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा से ज्यादा लगनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। अगर मैं 3 में से अगर एक भी कंडीशन को फॉलो कर देता हूं ना तो इसका मतलब हम इसकी स्टेबिलिटी और इसकी अनस्टेबिलिटी बता सकते हैं। पहली जो कंडीशन है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एक बात मैंने तुम्हें कल भी बताई, आज भी बताई और दोबारा बता रहा हूं,
एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो न्यूक्लियस स्टेबल माना जाता है, ठीक है। और अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बहुत कम है तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और आसानी से बाहर निकल भी सकते हैं, डिसइंटीग्रेट हो सकता है ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस। तो इसलिए अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बहुत ज्यादा है तो ये न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बहुत कम है या कम है तो इसका मतलब वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, आसानी से वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है। अब यूरेनियम है, मान लो मैंने यूरेनियम को यहां पर रख दिया, यूरेनियम सबसे अनस्टेबल एलिमेंट माना जाता है इस पूरे दुनिया का। अनस्टेबल एलिमेंट होने के पीछे रीजन है यूरेनियम का मास नंबर बहुत ज्यादा है 238, उसके जितने भी आइसोटॉप्स हैं उनका मास नंबर भी 232, 236, 240, 237 इतना ही होता है, यानी 237। एक तो है हीलियम का एटम और एक है यूरेनियम का एटम। हीलियम के एटम का जो मास नंबर है वो तो 4 है, लेकिन यूरेनियम का कितना है 238। अगर उसका मास नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब उसका जो न्यूक्लियस है वो भी भारी है, वो बड़ा साइज का है, भारी है, और उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, और उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है वो भी बहुत कम है। अब किसी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कम होती है तो वो अनस्टेबल होता है। तो यूरेनियम अगर यहां पर पड़ा हो ना तो उसके अंदर से रेज निकलेगी, जिसके बारे में हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूरेनियम के अंदर से 3 तरीके की रे निकलती है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। वो रे क्या करती है, वो यूरेनियम को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। अगर वो अनस्टेबल है तभी तो स्टेबलाइज होने की कोशिश हो रही है, अगर वो पहले से स्टेबल होता तो रेज निकलने की कोई जरूरत नहीं थी। रेज निकल रही है, क्यों निकल रही है, क्योंकि वो अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो रेज निकाल रहा है। और वो अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि यूरेनियम का साइज बड़ा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगती है, जिसके कारण बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होता है, जिसके कारण उसको डिसइंटीग्रेट करना आसान होता है, और वो नेचुरली अपने आप को डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देता है, नेचुरली, हम हेल्प नहीं करते उसमें। ठीक है बात। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सा नहीं है। दूसरी चीज होती है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, यह है दूसरी चीज। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो का मतलब एक रेशियो होता है। अब जैसे कि ये न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस उठा के देख लो, उसके अंदर प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। हाँ, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, वो एक स्पेशल एक्सेप्शनल केस है, लेकिन बाकी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और A माइनस Z का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है, अगर इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर कम होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हमेशा कम हो जाती है और वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो एक सेंटेंस में अगर इस बात को खत्म करूं तो ऐसे होगा, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर हाई है तो वो ज्यादा स्टेबल है, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर लो है या वेरी लो है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हाई कब होगा, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे। ज्यादा को कम से डिवाइड करोगे तभी तो वैल्यू ज्यादा आएगी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के अंदर स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है ना, उसके बीच में अगर न्यूट्रॉन नहीं आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण वो पूरा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो सकता है। लेकिन अगर बीच में उसके न्यूट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन तो हो जाएगी अपने आप कम, लेकिन इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लो एक बच्चा यहां पर खड़ा है, एक बच्चा यहां पर खड़ा है, उन दोनों को बच्चे मत मानो, एक को मान लो प्रोटॉन, एक को मान लो प्रोटॉन। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतनी है कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लग रही है, और वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। उसके बीच में एक तीसरा न्यूट्रॉन आ गया। अगर न्यूट्रॉन अगर नहीं होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती जाती, लेकिन बीच में न्यूट्रॉन अगर आ गया तो इस न्यूट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगनी स्टार्ट हो जाती है, और साथ के साथ इस न्यूट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बीच में अगर न्यूट्रॉन आता है ना
तो दो प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को वो कम कर देता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि वो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो। तो इसलिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर हाई है तो वो न्यूक्लियस स्टेबल है, अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लो है तो वो न्यूक्लियस सबसे कम स्टेबल है, यानी अनस्टेबल। पता चला? उसके बाद है थर्ड और लास्ट पॉइंट। एक टेबल है, यहां पर तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमें एक बात पता है, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं A माइनस Z। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल क्या लेता हूं? यूरेनियम 238 यूरेनियम 92, ये एग्जांपल है। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? 92। ओड है, इवन है? इवन है। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो क्या बताओगे? 238 माइनस 92 कितना हो गया? 146। ओड है, इवन है? इवन है। तो प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन हो। ठीक है, ये भी चांसेस है कि ये इवन हो, ये ओड हो, ये भी चांसेस है ये ओड है, ये इवन है, और ये भी चांसेस है दोनों ओड ओड हो। ठीक है, तो मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर इवन है, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर ओड है। तीसरी कंडीशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ओड है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर इवन है। चौथी कंडीशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ओड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ओड है। तो अगर ये वाली कंडीशन अगर ओबे होती है कि दोनों इवन इवन हो, वो स्टेबल माना जाता है। ठीक है, स्टेबल माना जाता है। अब जैसे कि ये चीज है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इसका मतलब तो ये स्टेबल है। लेकिन ये अपने आप में स्टेबल है, किसी और के साथ कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। अब मैं हूं, क्लास में हूं, इंटेलिजेंट, लेकिन अगर मेरे को तुम्हारे साथ कंपेयर किया जाए तो मैं क्या इंटेलिजेंट मिलूंगा? या तो मैं ज्यादा इंटेलिजेंट मिलूंगा या कम मिलूंगा। हमेशा कोई स्टेबल है या कोई अनस्टेबल है उसको कंपैरिजन से ही पता चलता है। वैसे देखा जाए तो ये स्टेबल है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इवन है। लेकिन अगर मैं इसको फेरस के साथ अगर कंपेयर करूं तो पता चलेगा ना ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों इवन इवन होते हैं तो वो स्टेबल माना जाता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर ओड है तो वो थोड़ा सा कम स्टेबल माना जाता है, थोड़ा सा कम, इससे कम। लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ओड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर इवन है तो वो उससे भी कम स्टेबल माना जाता है, और कम। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ही ओड है तो वो अनस्टेबल माना जाता है। तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अगर दोनों इवन इवन है तो सबसे ज्यादा स्टेबल, एक इवन एक ओड है तो थोड़ा सा कम स्टेबल, ये ओड है ये इवन है तो और कम स्टेबल, और दोनों ही ओड ओड है तो सबसे कम स्टेबल, यानी अनस्टेबल। तो इन तीन पैरामीटर्स के हिसाब से हम स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पता चला? कोई डाउट यहां तक? अब है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब मैं जो चीज तुम्हें बताऊंगा और जो चीज लास्ट में लिखवाऊंगा वहां से क्वेश्चंस कई बार आता है, कई बार। एक ग्राफ है, साथ के साथ बनाना है। यहां पर तो है मास नंबर और यहां पर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
बना लिया। इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। करेक्ट। अब यहां पे ये ग्राफ क्यों है हमें नहीं पढ़ना, इस ग्राफ के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट तुम्हें बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना। इस ग्राफ की स्टार्टिंग यहां से नहीं होती, इस ग्राफ की स्टार्टिंग यहां से होती है या यहां से होती है। यहां से होने का मतलब है मास नंबर 0, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका मास नंबर 0 है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां से अगर ग्राफ शुरू हो रहा है तो सबसे पहले ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। दूसरी बात ये है कि इनको हम बोलते हैं किंग्स। हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे, +2 लेवल तक नहीं है। किंग्स का मतलब होता है क्राउन, राजा का जो मुकुट होता है। जब बच्चे हैं, अगर मैं उनको मुकुट बनाने के लिए बोलूं तो वो कुछ ऐसा बनाएंगे ना, तो इनको हम बोलते हैं किंग्स। किंग्स फ्लक्चुएशंस, कम ज्यादा। तो यहां पर अगर तुम देखो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम के आइसोटोप की या हीलियम की, आइसोटोप की बात नहीं करेंगे, हीलियम की ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी मास नंबर अगर बढ़ाता हूं तो एक एकदम बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। हीलियम और लिथियम साथ ही साथ होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, मास नंबर का थोड़ा सा ही अंतर होता है। हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो है ज्यादा, और अचानक से लिथियम का कम हो गया। और अगर मैं मास नंबर को थोड़ा सा और बढ़ाऊं तो कार्बन की बारी आती है, कार्बन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा। और अगर थोड़ा सा भी और अगर मैं मास नंबर को बढ़ाऊं तो नाइट्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अचानक से कम हो गया। फिर मास नंबर को थोड़ा सा और बढ़ाया, ऑक्सीजन की बारी आई, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। लेकिन अगर मैं मास नंबर को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं तो दूसरे आइसोटोप की अचानक से बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। तो इनको हम बोलते हैं किंग्स या फ्लक्चुएशंस। इनके पीछे कोई रीजन नहीं है। अब जैसे कि ये ग्राफ मैंने करवाया था और वो ग्राफ ऐसे वाला था, और मैंने तुम्हें ये बोला था कि न्यूक्लियॉन्स जैसे जैसे पास आएंगे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी, और पास आएंगे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी। 0.5 फर्मी से भी अगर नजदीक आ जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगी। इसके पीछे कोई रीजन नहीं था। अगर इसके पीछे रीजन मिल जाए ना हमें, तो हम इस चीज का भी रीजन इससे निकाल लेंगे कि ये किंग्स क्यों आते हैं, फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती बढ़ती अचानक से कम क्यों होती है, फिर बढ़ती है फिर कम क्यों होती है। इसके पीछे जो रीजंस हैं वो इस ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा साइंटिस्टों ने माना था, कहा था। जिस दिन इस ग्राफ का रीजन मिल गया उसी दिन ये पता चल जाएगा कि इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन क्यों आती है, ठीक है। और ये जो चीज होती है ना, अप डाउन, वो चलती है 2 से लेकर 20 मास नंबर तक, उसके बीच में, उसके बाद नहीं होता, ठीक है। ये थी दूसरी बात। आगे चले, अब एक तीसरी बात। अब हम बात करते हैं 20 से लेकर 120 तक। 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो, एक ही बात है, रेंज हमें डिसाइड करनी है। जब मास नंबर 20 होता है और जब मास नंबर 120 होता है, तो इसके बीच में इस ग्राफ के ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बहुत सारे। उनकी अगर मैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर देखूं तो वो होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज तुम्हें तीसरी बात में याद रखनी है कि जब मास नंबर 20 होता है और जब मास नंबर 120 होता है, इस पूरे मास नंबर की इस इंटरवल के दौरान बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियसेस आते हैं, बहुत सारे आइसोटॉप्स आते हैं। उन सभी की अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की अगर लेता हूं एवरेज, तो वो आती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये थी तीसरी बात। चौथी बात, 20 से लेकर 120 तक एक एलिमेंट आता है फेरस। ये जो फेरस है ना, इसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है, और वो होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है चौथी बात। ये तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना है, +2 के MCQ लेवल तक भी याद रखना है कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस एलिमेंट की ज्यादा होती है।
तो तुम लिखोगे फेरस, अकेले इसी की होती है 8.8। ठीक है, ये थी चौथी बात। अब है पांचवी बात और लास्ट बात, यूरेनियम। ये जो यूरेनियम है ना, इसका मास नंबर बहुत ज्यादा है 238। इसका जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम भी बड़ा है, वो अनस्टेबल भी होगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बहुत कम होती है। जैसे कि मैंने तुम्हें 10 मिनट पहले बताया, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल माना जाता है। इसका मास ज्यादा होता है और इनके छोटे छोटे आइसोटॉप्स का मास कम होता है। वैसे देखा जाए, अगर एक एंगल से देखा जाए तो ये है प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, जो भी तुम बोलो, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स या फिर लिथियम, हीलियम, जो भी तुम बोलो, छोटे 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 न्यूक्लियसेस। इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी तो बहुत कम होती है। इस 2H1 की तो सिर्फ इतनी होती है, 3H1 की सिर्फ इतनी होती है, लिथियम की सिर्फ इतनी होती है। ये जितने भी छोटे छोटे न्यूक्लियसेस हैं, इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है, इसकी भी कम होती है। ठीक है, लेकिन यूरेनियम और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के अंदर बहुत अंतर है। हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं होते तो वो अनस्टेबल है, ठीक है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा स्टेबल भी माना जाता है क्योंकि उनका साइज छोटा है, उनके न्यूक्लियस का साइज छोटा है, जल्दी से वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकते। ठीक है, उनके अंदर स्टेबिलिटी है, लेकिन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो यूरेनियम की भी कम है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने के कारण ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल होने के पीछे एक तो रीजन ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और दूसरी बात है इसके न्यूक्लियस का जो मास है वो ज्यादा है। अनस्टेबल यूरेनियम भी है, अनस्टेबल ये छोटे छोटे न्यूक्लियसेस भी हैं, लेकिन मैं इन छोटे छोटे न्यूक्लियसेस को इसके साथ कंपेयर करूंगा ना, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ठीक है, इसकी कम स्टेबिलिटी के पीछे रीजन क्या है? मास ज्यादा है। इसकी थोड़ी सी ज्यादा स्टेबिलिटी के पीछे रीजन क्या है? मास कम है, बस। ठीक है, ये था ग्राफ। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जो पेपर में कई बार आ चुका है। ये दो वर्ड्स होते हैं, ये तुमने 10th क्लास में पढ़े होंगे। दो वर्ड्स, एक वर्ड होता है न्यूक्लियर फिजन, एक वर्ड होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। पढ़ चुके हो? पढ़ा होगा। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है एक बड़े न्यूक्लियस का दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटना, यही होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। जैसे कि तुम 10th क्लास में करते थे, यहां पर तुम लेते थे यूरेनियम, और जब मैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवाता था तो यह टूटता था बेरिलियम और इसके अंदर क्रिप्टॉन के अंदर, और साथ के साथ 3 निकलते थे न्यूट्रॉन्स, और साथ के साथ क्या निकलती थी? एनर्जी। तो यहां पर निकलती है एनर्जी। यानी जब भी न्यूक्लियर फिजन होता है तो एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है और साथ के साथ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इसको तो हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? एक बड़े न्यूक्लियस का कन्वर्ट होना, यानी बनना। दो छोटे छोटे न्यूक्लियसेस है, दो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स लगा लो या किसी भी चीज के आइसोटॉप्स लगा लो या छोटे न्यूक्लियसेस लगा लो। ये छोटे न्यूक्लियसेस अगर आपस में कंबाइन होंगे तो एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म होगा और साथ के साथ निकलेगी एनर्जी। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को समझाने के लिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व हेल्प करता है हमारी। ठीक है, अब वो कैसे हेल्प करता है? ये 2 पॉइंट है, ये मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, लिखो। समझ में ना आए तो पूछना, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे कल। आसान लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं। सबसे पहले लिखो टॉपिक का नाम, इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। नंबर 1, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, इसके अंदर लिखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर heavier nuclei than the middle ones, is smaller for heavier nuclei than the middle ones.
full stop. It means to say that heavier nuclei are less stable. It means to say that heavier nuclei are less stable. It means to say that heavier nuclei are less stable. Full stop. Full stop के बाद है when a heavier nucleus splits into lighter nucleus, when the heavier nucleus splits into lighter nucleus, the binding energy per nucleon changes from 7.6 mega electron volt to 7.6 mega electron volt to 8.5 mega electron volt. 8.5 mega electron volt. Full stop. The formation of greater binding energy per nucleon. The formation of greater binding energy per nucleon leads to the evolution of energy. Leads to the evolution of energy. Leads to the evolution of energy. Full stop. Actually, this is what happens in nuclear fission. Actually, this is what happens in nuclear fission. Clear? Point number 2, nuclear fusion. इसके अंदर लिखो the binding energy per nucleon is small for light nuclei. The binding energy per nucleon is small for light nuclei. Is small for light nuclei. It means to say that they are less stable. It means to say that they are less stable. So when two light nuclei combine to form when two light nuclei combine to form a heavier nucleus, then there is a decrease in binding energy per nucleon. Then there is a decrease in binding energy per nucleon. Full stop. This leads to the evolution of energy. This leads to the evolution of energy. Full stop. This is how we describe nuclear fusion. Full stop. Last line. This is how we describe nuclear fusion. Full stop. It is so that during nuclear fusion energy is released. During nuclear fusion energy is released. Full stop. देख लिया? दो पैराग्राफ है. ये है बाइंडिंग एनर्जी का कर्व की इंपॉर्टेंस. ये न्यूक्लियर फ्यूजन को कैसे समझाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन को कैसे समझाता है.
पढ़ के आना, समझ में ना आए तो पूछना। अब वो 2 क्वेश्चंस निकालो। दो और लिखो, फिर मैं इकट्ठे समझा दूंगा। लिखो। The energy level of hypothetical atom, the energy level of hypothetical atom are shown below, are shown below। ये बनाओ। जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह है ट्रांजिशन ए, यह है ट्रांजिशन बी, यह है ट्रांजिशन सी और यह है ट्रांजिशन डी। ए बी सी डी लिख लिया, बना लिया। Full stop. Which of the shown transition will result in the emission of the photon, will result in the emission of the photon of wavelength 275 nanometer, of wavelength 275 nanometer। Full stop। इसी के बाद है which of this transition corresponds to, which of these transitions corresponds to emission of radiation of maximum and minimum wavelength, radiation of maximum and minimum wavelength, maximum and minimum wavelength। लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron jumps from 4th to 1st orbit, an electron jumps from 4th to 1st orbit in an atom, an electron jumps from 4th to 1st orbit in an atom। Full stop। How many maximum number of spectral lines, how many maximum number of spectral line, how many maximum number of spectral line can be emitted by the atom, can be emitted by the atom। Full stop। क्वेश्चन मार्क लगा लो। To which series this line correspond, to which series this line correspond। लिख लिया। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये ट्राई करना। कल हम ये और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और ये हम कल करेंगे। परसों से हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। ठीक है।